जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। इसे हम दो पार्ट में कवर करेंगे एज यूजुअल। फर्स्ट पार्ट में हम कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन के आसपास कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों को उनके आयतन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन और CO2। तो हम देखते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी परसेंटेज में रहता है? तो वो क्या है? लगभग 78%। ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है उसका परसेंटेज? 21%। फिर थर्ड ऑर्गन। ऑर्गन कितना है? 9.93%, है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद बचता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि है बहुत ही मिनिमम अमाउंट में है, 0.04%। ठीक है। तो इस हिसाब से हमने इसको कवर कर लिया। इसको घटते और बढ़ते दोनों क्रम में आप कम से कम याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मेथेन, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और नाइट्रोजन। तो आपको ग्रीन हाउस गैस पांचों गैसों के नाम याद होने चाहिए। जैसे इसमें से कौन सा नहीं है? तो नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, और एक क्या आ जाएगा? CFC आ जाएगा, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू, ये सभी क्या है? कंप्यूटर से रिलेटेड उनके स्टोरेज पावर्स हैं ये सब, है ना। जैसे बीट में है 1024 बिट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट या 1024 टेराबाइट। तो 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1024 टेराबाइट, यानी कि TB के बराबर हो गया ये। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे जीवाणु जनित रोग है? अब यहाँ हम थोड़ा सा एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करते हैं। आपको याद होना ही चाहिए कि कितने बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब डिसीज़ हैं, कितने वायरल डिसीज़ हैं, है ना। तो उनके नाम आप याद रखेंगे। सपोज़ यहाँ पे हम देखते हैं तो चेचक है, ये क्या है? वायरल डिसीज़ है। तो इसे हम एलिमिनेट करते हैं तो ये A ख़त्म हो गया, B ख़त्म हो गया, D ख़त्म हो गया। हम सीधे पहुँचते हैं ऑप्शन C में। दैट मीन्स हैजा है, निमोनिया है और TB तो है ही। ये तीनों की तीनों क्या है? जीवाणु जनित रोग है। निम्नलिखित में से किससे मकड़ी का रेशम बनता है? मकड़ी जो अपने वो बनाती है, सपोज़ जाल बनाती है, तो क्या करती है? एक प्रकार के रसायन का उपयोग करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? उसका रेशम बोलते हैं। वो किससे बना होता है? तो वो किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना एक तरफ विटामिन के प्रकार है, दूसरी तरफ रोग है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी से ये बिल्कुल इजीली बन जाएगा। ऑप्शन बी है इसका आंसर। जैसे कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा? रिकेट्स। विटामिन के की कमी से क्या हो जाएगा? रक्तस्राव की में दिक्कत होती है, रुकता ही नहीं, है ना। विटामिन सी से क्या हो जाएगा? स्कर्वी रोग हो जाएगा। सामान्य क्वेश्चन है ये, हमेशा ही पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के लिए स्थूल पोषक तत्व नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अब ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ये तीनों क्या है? स्थूल पोषक तत्व। ये समझिए कि प्रमुख पोषक तत्व है। एक होता है दूसरा गौण पोषक तत्व। गौण पोषक तत्व में क्या आ जाएगा? क्लोरीन, ये सभी आते हैं इसमें। ठीक है। तो इन तीनों के नाम तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है ना। तो एक तरफ रसायनों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके सामान्य नाम दिए गए हैं। जैसे खाने का सोडा, क्या इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं? है ना। धोने का सोडा, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। विरंजक चूर्ण, जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे कैल्शियम हेमीहाइड्रेट नहीं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये युग्म क्या हो जाता है? गलत हो जाता है।
निम्नलिखित में से कहाँ ई कोली पाया जाता है? ई कोली क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। तो मानव नेत्र, मानव आंत, मानव नासिका झिल्ली, बायो फर्टिलाइज़र, तो कहाँ पाया जाता है? मानव आंत में पाया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो मानव मल होता है उसमें क्या होता है? ई कोली पाया जाता है, क्योंकि वो हमारे आंत में रहता है। लाइकेन निम्नलिखित में से किस जीव के बीच सहजीवी संबंध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध है। कौन सा? लाइकेन। निम्नलिखित में से किसके कारण मवेशियों में फूट रोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बैक्टीरिया के कारण। सूर्य का बाह्य परत क्या कहलाता है? बहुत इजी क्वेश्चन। क्या कहलाता है? कोरोना को हम क्या बोलते हैं? सूर्य के बाह्य परत को कोरोना बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी इकाई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रजाति। जैसे आप बायो में पढ़ते हैं कि हम क्या करते हैं, जीवन को मतलब उनको एक वर्गों में बांटते हैं, जैसे जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर प्रजाति। तो इसमें से सबसे छोटी इकाई क्या है? वो प्रजाति है। बायो के स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के घटक हैं? तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा क्या है? एक प्रकार का प्रदूषण है। तो इसमें उनके घटक कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट जिसे हम पेन भी बोलते हैं, और फॉर्मेल्डिहाइड। ये सभी क्या है? प्रकाशिक रासायनिक धूम कोहरे के घटक हैं। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा एक्सियोम 4 मिशन क्या है? अभी शुभांशु शुक्ला जी का काफ़ी चर्चा में बने हुए थे, है ना? तो वो एक मिशन के तहत इस मिशन में भाग लिए थे। तो उसका नाम था एक्सियोम 4 मिशन। तो ये क्या मिशन था? क्या यह चंद्र मिशन था? नहीं। क्या यह मंगल मिशन था? नहीं। क्या यह अंतरिक्ष मिशन था? तो बिल्कुल सही है ऑप्शन सी, अंतरिक्ष मिशन सही है, समुद्र मिशन गलत है। इसके लिए मैं एक छोटा सा इसे स्पेस स्टेशन के लिए एक शॉर्ट्स भी बनाया था, एक बार आप अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए ज़रूर देख लीजिएगा। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी, फैदोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। अक्सर चर्चा में रहने वाला बीसीजी टीकाकरण किससे संबंधित है? तो देखिए, बीसीजी टीकाकरण हमेशा चर्चा में रहता है, वो बिकॉज कि वो क्या है? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम क्षय रोग भी मतलब कि यक्ष रोग भी बोलते हैं, है ना? उसका क्या है? टीबी नाम है ना? तो टीबी के जो टीकाकरण है उसको हम बोलते हैं बीसीजी का टीकाकरण। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? तो आंसर इस ऑप्शन सी, एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं। मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग होने वाला विकिरण कौन सा है? तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी, माइक्रोवेव का उपयोग हम करते हैं मोबाइल संचार व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला कथन है विटामिन ए, डी, ई और के पानी में घुलनशील होते हैं। दूसरा कथन है विटामिन बी और सी वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न तो एक सही है न ही दो सही है। जस्ट हम इसको ऑपोजिट कर देते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के पानी में घुलनशील ना होकर के ये किस में होते हैं? ये सभी वसा में घुलनशील होते हैं। और विटामिन बी और सी वसा में घुलनशील ना होकर के किस में होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो गए? न तो एक न ही दो। निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से विल्सन रोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तांबा की वजह से, तांबा की अधिकता की वजह से विल्सन रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला है
उगते एवं डूबते समय सूर्य का लाल दिखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। दूसरा, हीरे का चमकना प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। तो इसका सही आंसर हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो न तो एक कथन सही है और न ही दूसरा कथन, क्योंकि दोनों के दोनों कथन गलत है। क्योंकि हीरे का चमकना प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण होता है, उसी का उदाहरण है। और उगते एवं डूबते समय सूर्य का लाल दिखना प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। निम्नलिखित में से किसे महासागर का वर्षावन कहा जाता है? मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ, नील हरित शैवाल और अमेजन वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रवाल भित्तियों को हम क्या कहते हैं, सॉरी ऑप्शन बी, प्रवाल भित्तियों को हम महासागर का वर्षावन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? फर्स्ट, राइबोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तीसरा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। तो आपको इसका सही आंसर देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन 2 और 3 बिल्कुल सही है। जैसे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, बिल्कुल सही है, जो कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में काम आता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। राइबोसोम को आत्महत्या की थैली नहीं कहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निकलने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, मिट्टी से आती है, जल से आती है, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, और थोड़ा डीपली क्वेश्चन बनाने के लिए आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो उसमें ऑक्सीजन निकलती, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या करते हैं, CO2 का उपयोग करके पौधे हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, क्या वो मिट्टी से आती है, या जल से आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये क्या करती है, जो ऑक्सीजन निकलती है वो जल से टूटकर ही निकलती है। सुमेलित करना है एक तरफ है रोग, दूसरे तरफ है कारकों के नाम। मिनीमाता, इटाई इटाई, ब्लू बेबी सिंड्रोम और फ्लोरोसिस, कैडमियम, फ्लोरीन, पारा और नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन सी, यानी कि मिनी माता रोग, जिसे मिनी माता या मिनी माटा भी कहते हैं, है ना, इस बात को आप याद रखिएगा, मिनी माटा, और हम हिंदी में नॉर्मली बोलते तो मिनी माता ही बोलते हैं। तो ये पारे की वजह से होता है। इटाई इटाई रोग का मुख्य कारक है कैडमियम, ब्लू बेबी सिंड्रोम का मुख्य कारक है नाइट्रेट, और फ्लोरोसिस तो बहुत ही ईजी है, फ्लोरीन की वजह से होता है। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, जैसे आप लोग साइंस की तैयारी कर रहे होंगे आपके प्रयोगशाला परिचारक के लिए, तो इन रोगों के तो कारक आपने देख लिए हैं, लेकिन इनसे संबंधित शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं, इसे एक बार देख लीजिएगा। चलिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित को खाद्य श्रृंखला के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जैसे कि चील, घास, मेंढक, सांप और कीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन सी। अब इसे हम जमाते हैं बी मतलब सबसे पहले क्या आ जाएगा, घास आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ये पहला हो गया। फिर सेकंड में क्या हो जाएगा, ई, यानी कि घास को कौन खाएगा, कीट खाएगा, ये दूसरा हो गया। फिर सी मतलब कीट को कौन खाएगा, मेढक खाएगा, तो ये उसकी थर्ड कैटेगरी में आ गया। फिर है डी मतलब मेढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा, तो ये हो गया फोर्थ। फिर हो जाएगा चील, सांप को कौन खाएगा, चील खाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5। तो इस प्रकार से आपको खाद्य श्रृंखला को जमाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है?
फाइकोलॉजी, टायरेटोलॉजी, पेडोलॉजी, कैल्कोलॉजी। तो शैवालों का अध्ययन कहलाता है ए, यानी कि फाइकोलॉजी कहलाता है कहलाता है। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित कंप्यूटर की इकाइयों को अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। जैसे अभी हमने देखा था पेटाबाइट, तो इसमें क्या दिया है, टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट और पेटाबाइट। तो इसे हमको अवरोही क्रम, दैट मीन्स घटते क्रम में हमें इसे जमाना है। ठीक है, तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए, जिसको भी पता होगा ना वो सीधे आंसर में पहुंच जाएगा, क्योंकि पेटाबाइट ही इन इकाइयों की सबसे ऊंची चोटी में है। मतलब ये क्या है, यह सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन सा आता है, ए, यानी कि जस्ट टेराबाइट आ जाएगा, यानी कि ये सेकेंड नंबर में आ जाएगा। फिर हो जाएगा डी, डी मतलब गीगाबाइट, टीबी के बाद जस्ट क्या हो जाएगा, जीबी, यानी कि ये थर्ड में आ जाएगा। फिर हो जाएगा बी, मेगाबाइट, मेगाबाइट, जीबी के बाद क्या नीचे में कौन सा आएगा, मेगा, यानी ये सेकेंड में। और फिर किलोबाइट जो कि फर्स्ट में। तो आप इसे घटते क्रम और बढ़ते क्रम दोनों में याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर के बारे में कौन सा युग्म सही नहीं है। जैसे पहला है ईंधन यूरेनियम होता है, मंदक भारी जल है, शीतलक तरल सोडियम है, नियंत्रक क्षण जो है कि थोरियम है। तो इसका सही आंसर होगा नियंत्रक। कौन सा युग्म सही नहीं है, तो नियंत्रक क्षण थोरियम नहीं होता। थोरियम तो क्या है, एक प्रकार का ईंधन है ना, जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सभी क्या है, नाभिकीय ईंधन है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मच्छर भगाने वाली दवा बनाने के लिए होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लेमन ग्रास। अच्छा, ये बहुत ही मतलब डेली यूज़ का क्वेश्चन है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हो सकता है कोई यूज़ करते हो। तो एक रिलैक्सो करके अगरबत्ती आती है मच्छर भगाने वाली, उसमें आप देखना, उसमें चित्र बने रहते हैं, इमेज दिए रहते हैं घास के। तो मैं भी उसे थोड़ा सा ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि वो लेमन ग्रास से बना है ना। तो ये एक प्रकार का आपका आपका नॉलेज के लिए भी होना चाहिए कि वो किससे बना हुआ है। चलिए, जल प्रकृति में खाली स्थान है। जल जो है वाटर, उसकी नेचर क्या है। ए है ध्रुवीय कार्बनिक, बी द्विध्रुवीय, सी द्विध्रुवीय कार्बनिक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें ध्यान से देखिए, आपको पता होगा जल क्या है, अकार्बनिक है। तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए, और डी इनमें से कोई नहीं। तो एक बार देख लेते हैं, द्विध्रुवी हो सकता है क्या। तो जल का नेचर होता है द्विध्रुवी, इसलिए क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने में घोलने की शक्ति रखता है, मतलब घोल बनाने की शक्ति रखता है। इसका सही आंसर है द्विध्रुवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टी सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है। सिकल सेल एनीमिया, मनोविकार, कैंसर या फिर एड्स। तो ये क्या है, स्वदेशी तैयार की गई एक थेरेपी है कैंसर के लिए। तो इसे हम टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, इसका सही आंसर है कैंसर। कैंसर के लिए इस थेरेपी का उपयोग किया जाता है। विशिष्ट वातावरण में रहने वाले सूक्ष्म जीवों के संपूर्ण जीनोम का अध्ययन क्या कहलाता है। जीनोलॉजी, वायरोलॉजी, माइक्रोलॉजी, मेटाजीनोमिक्स। तो जो विशिष्ट वातावरण में रहते हैं ऐसे सूक्ष्म जीवों के संपूर्ण जीनोम का अध्ययन कहलाता है ऑप्शन डी, मेटाजीनोमिक्स। कैसलर सिंड्रोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये भी टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। चरम मौसमी घटनाएं, वैश्विक महामारी, क्वांटम भौतिकी, अंतरिक्ष मलबा। तो कैसलर सिंड्रोम किससे संबंधित है, अंतरिक्ष मलबा से। आई होप बहुत सारे बच्चों ने स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय इंसुलिन,
अधिवृक्क, डोपामाइन, थायराइड, थायरॉक्सिन। एक तरफ ग्रंथियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे निकलने वाले हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ऑप्शन सी सही नहीं है, क्योंकि डोपामाइन क्या होता है, यह अधिवृक्क से नहीं निकलता बल्कि हमारे सिर यानी मस्तिष्क में एक हाइपोथैलेमस नाम का जो ये समझिए कि पार्ट है, उससे डोपामाइन रिलीज होता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा डोपामाइन चल रहा है ना, ये सब एंजाइटी, डिप्रेशन, इसके वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलॉइड नहीं है? ठीक है, तो दूध, मक्खन, जल और रक्त। तो इसमें आपको बताना है कोलॉइड नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जल जो है एक कोलॉइड नहीं है। जैसे नेचर आप पढ़ते हैं ना सब्सटेंसेस के, तो उसमें से एक यह क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की मूल इकाई निम्नलिखित में से क्या है? कोशिका, अंग, उत्तक या वर्ग। तो जीवन की मूल इकाई क्या है, किससे हमारी जीवन की जो संरचना है उसका निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन ए, यानी कि कोशिका। कोशिका से ही फिर क्या होते हैं, बाकी चीज़ों का निर्माण होता है। तो यही सबसे छोटी इकाई है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं भी बायो का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, तो मुझे भी इन सब चीज़ों क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कतें होती थी। तो जो बायो के स्टूडेंट होंगे उनके लिए तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बाकी के लिए थोड़ा सा टफ जाता है, पढ़ते भी हैं तो थोड़ा सा ये चीज़ें अक्सर हमें समझ नहीं आती हैं। चूँकि हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है दोस्तों, तो हमें इस ऐसे क्वेश्चन को फेस तो करना ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भाग पुष्प के मादा भाग का निर्माण करते हैं? अब इसमें है, पहला है वर्तिकाग्र, दूसरा है अंडाशय, तीसरा है परागकोश, चौथा है वर्तिका। तो इसमें हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन लगाते हैं। जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा जो परागकोश है वह क्या है, नर से संबंधित है, मतलब पुष्प के नर भाग से संबंधित है। तो इसे हम एलिमिनेट करते हैं, तो ये ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी थर्ड है। उसके बाद ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा, इसमें भी थर्ड है। ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा, और इस प्रकार हम ऑप्शन सी में पहुंचते हैं, जो कि वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका, ये सभी मादा भाग का निर्माण करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प के नर भाग का घटक नहीं है? ये थोड़ा सा गलत है, मैं इसको अपलोड करते समय इसको हटा दूंगा। ठीक है, आपको पढ़ना है इसमें पुष्प के नर प्रजनन भाग का घटक है कौन कौन सा। जैसे हमने अभी मादा भाग का घटक देखे हैं ना, वैसे ही हम नर प्रजनन भाग का भी देख लेते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। पहला है पराग, दूसरा है तंतु, तीसरा है जायांग, चौथा है पराग कोश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन सी, यानी कि हम देखते हैं इसमें जायांग जो है ना, जायांग ये क्या है, मादा प्रजनन भाग का एक पार्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम थर्ड को एलिमिनेट करते हैं, तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। तो ऑप्शन सी, यानी कि पराग, तंतु और पराग कोश तो हमने अभी देखा ही है, तो ये सभी क्या है, नर प्रजनन भाग है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 400 nm से 700 nm, मतलब कि नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर क्या होता है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है। दृश्य प्रकाश के वर्ग क्रम को उनके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जैसे हरा, फिर लाल, फिर बैगनी, फिर पीला। तो हमको बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के क्रम में जमाना है, कि जैसे आपने सुना होगा विबग्योर जिसे हम बोलते हैं ना, मतलब सातों रंग को हम क्या करते हैं, विबग्योर। तो विबग्योर जो बना है वो तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में ही बना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाता है, 42 का सी, यानी कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, बैगनी, फिर हो जाएगा ए मीन्स हरा,
फिर हो जाएगा डी मीन्स पीला, और फिर हो जाएगा बी मीन्स लाल, क्योंकि विबग्योर, ग्योर में आर मीन्स रेड, रेड क्या है सबसे लास्ट में है, तो इस प्रकार ये क्या है, विबग्योर का जो है वह बढ़ते तरंग दैर्ध्य के क्रम में व्यवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि पराबैंगनी विकिरणों का जब त्वचा पर पड़ती है जिससे त्वचा ताम्र रंग की हो जाती है, निम्नलिखित में से त्वचा में किसका अधिक उत्पादन होता है। मतलब किसके अधिक उत्पादन के कारण जब पराबैंगनी किरणें त्वचा पर पड़ती है तो वह ताम्र रंग की या तांबे रंग की हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेलानिन। मेलानिन जब अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे बॉडी या स्किन पर पड़ती है तो एक मेलानिन नाम का क्या करती है, एक प्रकार से रसायन वह प्रोड्यूस करती है। इसके कारण क्या होता है, त्वचा का जो रंग है ना वह तांबे कलर का हो जाता है। चलिए कभी कभी ऐसे कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक तरफ सूची दी गई है और दूसरी ओर उनके मात्रक का क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। जैसे चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र, अन्योन्य प्रेरकत्व, विद्युत वाहक बल, वेबर, वोल्ट, टेस्ला, हेनरी। तो इसे हम जमाने की कोशिश करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी चुंबकीय फ्लक्स का क्या आंसर हो जाएगा, टेस्ला। और अभी टेस्ला कार कहाँ लॉन्च हुई है, बॉम्बे में। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि वेबर। अन्योन्य प्रेरकत्व, इसका आंसर हो जाएगा हेनरी। विद्युत वाहक बल, इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट। तो इस प्रकार से ये हमने सही इसको सुमेलित कर लिया। फर्स्ट सेशन में आज हम मेरे ख्याल से 44 ही क्वेश्चन है, तो 44 क्वेश्चन ही कवर करते हैं। सेकंड में फिर हम लगभग 40 to 45 क्वेश्चन इसके पार्ट 2 में कवर करेंगे। ये बोथ आपके इसके लिए आबकारी आरक्षक के लिए तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लियरली मेंशन है उसमें सामाजिक विज्ञान एवं क्या बोलते हैं ये टेक्नोलॉजी है ना, मतलब कि जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद हम ये आपके उसके लिए भी बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है, जो आप प्रयोगशाला परिचारक एग्ज़ाम दिलाएंगे तो उसके लिए भी ये क्या है, बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इसके नए पार्ट के साथ।